साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 गणित के सभी प्रश्नों का सरल तरीके से हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित का ये प्रश्न है, प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024, एक एक करके सभी प्रश्नों का हल आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पहला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों बिंदुओं की निर्देशांक -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 है तो वह चतुर्भुज कौन से प्रकार का है? वर्ग, आयत, समांतर, विषमकोण। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार आपको क्या करना है, जैसे चार बिंदु दिया है ना, तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार ले लेंगे। चार बिंदु जैसे ये मान लीजिए इस प्रकार ही कर लेंगे। तो एक को ए मान लेंगे, एक को बी, एक को सी और एक को डी। तो यहाँ जैसे पहला बिंदु दिया है जैसे कि -1, -2 दिया है, दूसरा बिंदु दिया है आपका 1, 0 दिया है। इस प्रकार देखेंगे यहाँ से 1, 0, -1, -2, -1, 2, -3, 0। तो आपको क्या करना है, सब में दूरी का सूत्र लगाना है। जैसे कि मान लीजिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी और इसको डी। तो जैसे एक बार ए बी लेंगे तो इसमें आपको फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? दूरी का फार्मूला लगाना है, याद रखेंगे। जैसे चतुर्भुज बोला है तो पहले ऐसे चतुर्भुज चार भाग में बांट लेंगे। तो ऐसे आपको एक एक बिंदु ले लेना है। तो जैसे पहला और दूसरा को लेंगे तो आपको दूरी का फार्मूला लगाना है। इसको ऐसे x1, y1, x2, y2 ऐसे मानना है। इसे फार्मूला लगाना है आपको इस प्रकार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद रखेंगे, क्रम से ऐसे ही बनाना है। तो जैसे आप पहले दो ठोक लेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 मतलब यहाँ देखिए इसका आप 1 लेंगे। यहाँ से ठीक से आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें से 1 और इसमें से -1। तो ये 1 चूँकि माइनस पहले से और बीच में माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका y2 है आपका 0, इसका y1 है -2, तो 0 हो जाएगा। ये 0 चूँकि माइनस पहले से और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 का होल स्क्वायर, एक और एक 2, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4, 4, 8 मतलब कर्णी 8 हो गया। तो देखिए ए बी का मान कितना आ गया, मान लीजिए ए और बी लिए हैं एक एक करके, तो ए बी का मान आया कर्णी 8। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक बार बी सी लेना है, फिर एक बार सी ए लेना है और एक बार क्या लेना है, ए डी लेना है। ऐसे करके आपको ए बी बी सी सी डी डी ए ऐसे 4 बार आपको लेना है। क्लियर है? और सबको हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी प्रकार इस फार्मूले में आपको रखना है। तो इस प्रकार रखते जाएंगे। तो जैसे यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, एक बार ए बी लिए कर्णी 8 आया, फिर एक बार क्या लेंगे आप, एक बार बी सी लेंगे तो भी कर्णी 8 आएगा। वैसे ही एक बार आपको क्या करना है, ए बी फिर सी डी लेना है, सी डी और एक बार डी ए लेना है। तो 4 बार आपको लेना है, 4 बिंदु है ए बी सी डी मान लेंगे तो सब में कर्णी 8 आएगा। उसके बाद उसके विकर्ण को भी लेना है। जैसे विकर्ण को भी आप लेंगे तो विकर्ण उसका क्या बनेगा, जैसे ऐसे लेंगे ए बी सी डी, तो विकर्ण क्या होगा, ए सी और बी डी होगा। तो उन बिंदुओं का भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सी और बी डी, तो इसमें 4, 4 आया है। तो इसके सभी भुजा में कर्णी 8 आएगा और विकर्ण भी इसका समान है, 4 और 4 है। तो इसीलिए क्या होगा, जब सभी भुजाएं बराबर किसका होता है, वर्ग का होता है। ध्यान देंगे, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, जैसे ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 ऐसे होगा। तो एक तो कर्ण, इसका सभी भुजा कर्णी 8 आया है, इसीलिए ये क्या है, सभी भुजा समान है, इसके विकर्ण भी समान है, इसीलिए क्या होगा, वर्ग होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो आपको दूरी का फार्मूला इसमें लागू करना है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है आपका, ये कर्णी। इस प्रकार सवाल को हल कैसे करना है, इसको सिंपल शॉर्टकट अगर आप हल करना चाहेंगे तो इस प्रकार इसको ध्यान देंगे। या तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, मान लेते हैं माना x बराबर कर्णी 6 को एक बार लिखते हैं, बाकी इन सबको फिर से x मान लेते हैं। तो ऐसे करके इसको हल करते हैं। क्लियर हुआ? तो उसके बाद ये वर्गमूल को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। ये वर्गमूल इधर आ गया तो वर्ग हो गया, तो बराबर क्या बचा, 6 + x। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये x² हो जाएगा आपका, ये प्लस उल्टा -x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस उल्टा -6 बराबर 0। इतना हुआ। अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 6 आए और घटाने में -1 आए, क्योंकि बीच में 1 है। तो 3 दूनी 6 होता है और 3 में 2 घटाने पर 1 आता है। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x² - 3x + 2x हो जाएगा। 3 में से 2 गया, -1x होगा, 3 दूनी 6 होता है, तो इसको 3 × 2 ऐसे करके इसको जोड़ा बनाना रहता है। तो जोड़ा बनाएंगे तो आपका x हो जाएगा, x - 3 बचेगा,
इसमें +2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से बचेगा आपका x-3 बचेगा। तो इस प्रकार इसका आएगा x-3 और x+2 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो ये माइनस को उल्टा +3 हो जाएगा, प्लस को उल्टा -2 हो जाएगा। चूँकि प्लस वाले को उत्तर लेते हैं, माइनस वाले को नहीं लेते, इसलिए 3 इसका उत्तर होगा। क्लियर हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या आएगा, आपका 3 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी प्रकार ये सेम बना है आपका। यदि इसमें y लिया है, मैं x लिया था, इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो चूँकि प्लस वाला इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इसका पाइनएप्पल से 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर 720 इसका लिया गया है। अगला प्रश्न है, दो सम्मिश्र संख्याओं 4 + 2i 1 + 8i का गुणनफल होगा। ये आपका सम्मिश्र संख्या कक्षा 11वीं गणित में मिल जाएगा। तो ये गुणनफल मतलब आपको गुणा करना है। तो इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो जैसे गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 1 में होगा, 4 एकम 4 होगा। 4 का गुणा 8 में करेंगे, 4 अट्ठे 32i हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2i हो जाएगा। और वैसे ही 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16 और i का गुणा होता है i²। तो ध्यान देंगे ये 4 हो गया। i² का मान होता है -1, याद रखेंगे ये नियम है, i² बराबर होता है -1। इसका 4 हो गया, i² का -1, तो 16 कम 16 -16 हो जाएगा। तो 4 में से -16 को घटाएंगे तो -12 होगा। और ये 32 और 2 जुड़ के क्या हो जाएगा, 34i हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? इसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं -12 + 34i। बस आपको याद रखना है i² बराबर -1 होता है, ये इसका फार्मूला है। क्लियर है? सम्मिश्र संख्या में आपको केवल गुणा करना है और इस प्रकार ये उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें ये भी कक्षा 11वीं गणित ही है, लिमिट का सवाल है। लिमिट, तो इसमें आपको क्या करना है, ये x⁻6 हो गया ना, तो आप ये आपका जैसे ये x⁻6 है, तो ये जो 729 है इसको आप 3⁻6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे x⁻6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3⁻6 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा है। वैसे ही जो 81 है उसको आप 3⁻4 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आप इसको देखेंगे तो ये हो गया आपका x⁻6, इसको लिखेंगे 3⁻6, बटा को यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पर गुणा लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे फिर आप ये x⁻4 हो गया, 81 को 3⁻4 लिख देंगे। अब यहाँ अपने मन से आप x-3 लिख देंगे, इसके भी ऊपर में x-3 लिख देंगे। क्लियर है? ऐसे इसको सॉल्व करना रहता है। तो जो इतना है ना, ये फार्मूला बन जाता है। ये क्या बन गया, फार्मूला। वैसे भी x-3 नीचे और ऊपर में लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों कट जाएगा, बाकी सवाल सेम हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फार्मूला बनता है। अब यहाँ से ये इसको ऊपर नीचे करना है, तो ऊपर नीचे करेंगे तो ये गुणा को भाग में बदल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला इसमें दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x⁻n - 1⁻n, और ये है आपका बटा x⁻m - 1⁻m बराबर n/m 1⁻n - ये इसका फार्मूला है। क्लियर है? तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, जो ये 6 है ये n का मान है, और यहाँ x⁻1 और 3⁻1 है, मतलब वो m का मान है। ठीक है? तो आपको n का मान क्या रखना है, 6, m का मान क्या रखना है, 1, और a का मान क्या रखना है, जो x ये दिया है ना, x 10⁻3, मतलब वो a का मान है, जो 3 है वो a का मान है। तो इस फार्मूला में आपको रख देना है। ये ऐसा क्यों किया x-3, इसको इस प्रकार बनाने के लिए। क्लियर है? और ये गुणा आपका भाग में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसी के जैसे बन जाएगा, जो पहला बना है ना उसी के जैसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से ये जो पहला को आप जैसे रखेंगे, ये बताया x⁻6 - 3⁻6 बटा x-3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो 6 है ये n का मान है, यहाँ पर 1 है घात में, 3 में 1 है, ये किसका मान है, m का मान है। तो m का मान 1, और जो x ये डेश करके 3 दिया है ना, वो a का मान है। तो ये वाला जो फार्मूला है इसमें आपको रख देना है। तो n का मान आपका है 6, m का मान है 1, और a का मान आपका 3 दिया है, और फिर उसी में रख देंगे n - m मतलब 6 - 1, तो 6/1 मतलब 6, और 6 में से 1 गया 5, तो 6 × 3⁵5 ऐसा हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा को सेम फार्मूला लगाएंगे, तो दूसरा में आपका क्या दिया है, इसको याद रखेंगे, 6 × 3⁵5। दूसरा को आप जैसे उसको गुणा को भाग में बदलेंगे तो वो हो जाएगा, जैसे उसमें दिया रहेगा गुणा भाग में बदल देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x⁻4 -
3 की घात 4 बटा x-3 ऐसा होगा। क्लियर है? गुणा को भाग में बदले हैं तो ऊपर नीचे हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, n का मान 4 होगा, m का मान 1 होगा, a का मान 3 ही होगा और 4 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 में से 1 गया 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से समझेंगे तो इसको याद रखेंगे, ये हो गया आपका तो आपका ये 6 इंटू 3 की घात 5 आया बटा 4 इंटू 3 की घात 3 आया। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये 3 की घात 5 बटे 3 की घात 3 है, तो इसमें का घात घट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर में 3 की घात 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो नीचे में आपका 2 बचा और ऊपर में 3 बचा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 तिया 27 बटे 2। क्लियर है? सॉल्व आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक समांतर श्रेणी में यदि 5वां पद 9 है और 12वां पद -26 है तब -6 कौन सा पद है। कक्षा 10वीं में है, ये समांतर श्रेणी का सवाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जैसे 5वां पद लिखा है ना, तो उसको आप a+4d लिख सकते हैं, एक कम करना रहता है, ये फार्मूला है। आप देखेंगे 10वीं में पढ़े होंगे तो an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार 5 है ना, तो एक कम करेंगे तो a+4d बराबर 9 हो जाएगा। 12 है तो उसमें एक कम कर देंगे तो a+11d बराबर -26। जितना दिया है उसमें एक कम कर देंगे और वैसा लिख देंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, समीकरण 1 और 2 को, या 2 में 1 को घटा सकते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका कट जाएगा, जैसे a+11d और नीचे में लिखेंगे a+4d बराबर इसका -26 है और इसमें क्या है 9 है। इसको आप घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, घटा रहे हैं इसलिए, और 11 में से 4 गया आपका बचेगा 7d, यहाँ लिखा है। और ये 26 है, -26 पहले से घटा रहे हैं इसलिए 9 माइनस हो जाएगा, तो -26 और -9 -35 होगा। d का मान निकालेंगे तो कट जाएगा, 7 पंचे 35, d का मान -5। अब d का मान समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में, a का मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में रखे हैं तो a+4d है तो d का मान -5, तो 4 पंचे 20, माइनस उल्टा प्लस होगा, 9 + 20 29। ए और डी का मान निकल गया। अब ए और डी का मान निकल गया, अब ए और डी के बाद बोला है कि तब -6 कौन सा पद है। तो यहाँ से आपको फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। तो कौन सा पद बोल रहे हैं, तो एल के बदले आप लिखेंगे -6 लिखेंगे। ए का मान अभी निकाले हैं 29, एन को वैसे ही रहने देंगे, और डी का मान क्या निकालें, यहाँ पर आप देख सकते हैं -5। क्लियर है? तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व करेंगे सेम फार्मूला में, तो इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए तो ये आ जाएगा आपका n बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपसे बन जाएगा। तो 8वां पद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, tan² थीटा बराबर x दिया है तो cos2 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर tan² थीटा, cos2 थीटा का डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर cos2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा, और tan² थीटा का मान x पहले से दिया है तो यहाँ पर आप रख देंगे, तो इसका डायरेक्ट ये हो जाएगा tan² थीटा बराबर क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x बटा 1 + x। क्लियर है? tan² थीटा का मान x प्रश्न में पहले से दिया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर y, कोण B बराबर x, कोण C बराबर y + b, और पहले से एक ठो समीकरण दिया है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो क्या करेंगे, उसको आप रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ये दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए इन तीनों को जोड़ देंगे। जो दिया है उसको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, y x y + b, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा y 2y हो जाएगा, प्लस x, 20 को पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 20 गया 160। ये एक समीकरण बन गया। एक समीकरण पहले से दिया है, तो पहले से दिया गया समीकरण है 2x - y बराबर 20। दूसरा समीकरण है वो 2y + x बराबर 160। दोनों को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी विधि लगाएंगे, विलोपन, प्रतिस्थापन, तो उसमें से क्या होगा, आपका मान निकलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका पहला समीकरण प्रश्न में पहले से दिया है, आपका 2x - y बराबर आपका 20 दिया है। अभी जो निकाले हैं उसमें क्या है, 2y + x है, तो जमा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 2y बराबर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप विलोपन विधि लगा सकते हैं, या यहाँ से आप x का मान निकाल के इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि अगर लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा,
समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा या 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ से आप इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 180 दूनी 360 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए? विलोपन विधि में विलोपित करने के लिए। तो घटाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, 2x कट जाएगा और 4 और 1 5y हो जाएगा और 360 में से 20 घटाएंगे तो ये 5y बराबर 360 में से 20 घटाएंगे तो -300, ये हो जाएगा आपका 340 हो जाएगा, -340, ये -5y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 का भाग देंगे 340 में, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना आ गया? y का मान आएगा आपका 68 आएगा। क्लियर है? y का मान आ गया आपका 68। अब इसको x में रखेंगे तो x का मान, अब इसको आप समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ से यहाँ पर ध्यान देंगे 160 दूनी 320 होता है, 320 में 20 घटाएंगे 300 होगा और 300 में 5 का भाग देंगे तो आपका 60 आएगा। तो y का मान क्या है आपका? 60 आया। y का मान समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में, x का मान आपका 40 आएगा। फिर c का दिया है y + 20, तो y का मान क्या है? 60, 60 + 20 80। देखेंगे 60, 40, 80 सब क्या है? न्यून कोड है। क्लियर है? 90 से जो भी कम रहेगा वो क्या होता है? न्यून कोड है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी न्यून कोड होगा। क्लियर है? अगर 90 आता है तो सम कोड हो जाता है और 90 से कम है, 0 से अधिक, 90 से कम मतलब क्या हो गया? न्यून कोड हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 27 है, उनका योगफल 27 है, गुणनफल 182, तो वे संख्याएं हैं। तो सिंपल सा है, योग माने जोड़ना। अगर सरल तरीके से आप बनाएंगे, जोड़ के देखेंगे, देखिए 14 और 13 और 15 25 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 24 3 27 10 37 होता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसको आप देखेंगे 14 13 27 होता है, 15 12 27 होता है। तो दोनों में से आप गुणा करके देखेंगे तो 13 और 14 का आप गुणा करके देख सकते हैं। 14 × 42 की 2 4, 14 एकम 14 4, ये हो जाएगा 28, 182, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अगर इस प्रकार आप बनाना चाहेंगे तो। क्लियर है? अगर लॉन्ग टर्म मेथड से हल करेंगे तो इसको इस प्रकार आपको हल करना पड़ेगा, एक्स और वाई मानना पड़ेगा। तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा और एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको फार्मूला करके बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 182/y हो जाएगा, या यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे 27 - y, आपको इसमें रखना पड़ेगा, फिर आपको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। प्रश्न 10वां है, मोहन की वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले एवं 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, आपका है इसमें, देखिए क्या बोला है, मोहन की वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले। तो जब अभी मान लीजिए वर्तमान आयु हमने माना x मोहन का, क्लियर है? तो 3 वर्ष पहले मतलब क्या हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा। बाद मतलब क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ऐसे 1/, ऐसा करना रहता है। ठीक है? योग मतलब प्लस, तो यही यहाँ पर लिखा है, देखिए 1/x - 3 + 1/x + 5 बराबर 1/3, प्रश्न में दिया है ऐसा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे तिर्यक गुणा होता है, फिर नीचे का गुणा होता है। तो x + 5 यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया, फिर x - 3 यहाँ आ गया, फिर नीचे का गुणा होगा। x - 3 और x + 5 का आप गुणा करेंगे तो इस प्रकार x² + 2x - 15 आएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर आपका जुड़ रहा है, तो x और x 2x हो गया, 5 में से 3 घटाया इसलिए 2 हो गया। ये कैसे आया? आपका गुणा किए हैं x - 3 और x + 5 का, फिर बराबर 1/3। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? 3 का इधर गुणा होगा, ये इधर आ जाएगा ऐसे। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, ये तो सेम ही रहेगा। फिर यहाँ से आपको इसको क्या करना पड़ेगा? x², ये पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 2x में 6x गया, -4x, 15 और 6 21 हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार इसको गुणनखंड विधि से आप हल करेंगे। 7 × 21 और 7 में से 3 गया 4, गुणनखंड आना चाहिए। ऐसा दो संख्या लेना जिसको गुणा करने पर 21 आए और घटाने पर -4 आए। तो 7 × 21 होता है और 7 में से 3 गया 4, तो इस प्रकार ये आया। तो x = 7, जो प्लस में आता है उसको उत्तर लेते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं। तो x = 7 आएगा, तो x बराबर क्या हो गया? इसका वर्तमान आयु 7 वर्ष, वर्तमान आयु माने थे x, तो x = 7 वर्ष, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 0 को 0 से भाग देने पर मान आएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 0/0 = उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर लिया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे,
प्रश्न 12वां है, दो अंकों के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनफल 50 है। यदि उनमें से एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है, HCF इस प्रकार लगाएंगे। इसका क्या होता है? महत्तम समापवर्तक HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या। तो पहला संख्या आपका क्या दिया है? 10। यहाँ पर दूसरा संख्या लिख लेंगे, दूसरा संख्या यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 50। तो 10 में 50 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये आपका सिंपल सा है, आपको फार्मूला मान बस रखना है। अगला प्रश्न है, दो अंकों का योगफल 20 है, उनका गुणनफल 40 है, तो उनके व्युत्क्रमों के योगफल का मान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो अंकों का योगफल, तो मान लीजिए x प्लस वाई लेंगे, x प्लस वाई बराबर 20, गुणनफल बोला है तो x गुणा वाई बराबर 40, फिर बोला है उनके व्युत्क्रमों का योगफल बोला है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा? जैसे x है तो 1/x हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे y है तो 1/y हो गया व्युत्क्रम, फिर दोनों को प्लस करें तो तिर्यक गुणा होता है, ये y एकम y, x एकम x बटा xy ऐसा होता है। जब भी प्लस है तो x प्लस वाई बटा x इंटू वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? आपका 20 आ गया। x इंटू वाई का मान कितना आ गया? 40। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 से 1/2। अगला प्रश्न है, साइन a बराबर 1/2, कॉस b बराबर 1/2, a और b न्यून कोण है तो a प्लस b का मान क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे जो 1/2 है वो साइन 30 का मान है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, 33 का मान है। ये जो 1/2 है वो कॉस में कॉस 45 का मान होता है। क्लियर है? कॉस 45 का मान 1/2 होता है। अगर आप त्रिकोणमिति टेबल देखेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 45 और 30 कितना होगा? 75, जो कि न्यून कोण है। क्लियर है? इस प्रकार आप देखेंगे त्रिकोणमिति टेबल में। अगला प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A, तीनों का मान क्या दिया है? 2A। तो AD लंब BC है तो AD का मान होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसमें देख सकते हैं सबका मान, देखिए ABC है, ये लंब हो गया AD, सबका मान क्या है? 2A है, इसका भी मान 2A है, ये भी 2A है और ये 2A, तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, A और A, पूरे का 2A है। अब हमको मान किसका निकालना है? AD का निकालना है। तो ये आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस धार का वर्ग। तो कर्ण आपका क्या है? इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से इसको ले लेंगे कर्ण, तो ये क्या हो गया आपका? AB, लंब हो गया AD और ये हो गया BD। तो कर्ण 2A है तो 2A का होल स्क्वायर, AD का मान निकालना है। यहाँ पर BD का मान क्या है? A का स्क्वायर है। क्लियर है? तो 2 दूनी 4A का स्क्वायर, A स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, 4 में से 1 गया 3A स्क्वायर, चूँकि AD स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो कर्णी हो जाएगा, तो कर्णी 3, A बाहर निकल जाएगा तो A कर्णी 3, तो इसका उत्तर क्या है? A कर्णी 3। अगला प्रश्न है, संख्या 10 की सभी भाजक संख्याओं का माध्य क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे संख्या 10 का भाजक संख्या क्या होगा? भाजक मतलब 10 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 10 किससे किससे भाग चला जाता है? 1 से, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, तो 1 2 5 10 ये आएगा। और चूंकि कितना हुआ कुल? 1 2 3 4, तो सबको जोड़ेंगे और 4 का भाग देंगे, तो 10 5 15, 15 2 17 1 18, 18 में 4 का भाग देंगे। 4 क्यों? क्योंकि 4 ठो है ऐसा संख्या है जिसे 10 जो है पूरी तरह पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इसलिए 4 का भाग देंगे और सबको जोड़ने पर 18 है, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 भाग देंगे, 4.5 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में PQ समांतर BC और AP समांतर PB बराबर 1:2 हो तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें देखिए आपका दिया है, यहाँ से पहले से 1:2 दिया है आपका APB, तो यहाँ से देखिए इसमें AP/PB दिया है, ये ABC है आपका, तो इसका मान 1 है और इसका मान क्या है? 2 है। क्लियर है? अगर 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो AB का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बराबर क्या होगा? ये पूरा बड़ा वाला है, तो AP और PB को जोड़ेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 3, तो AP बटा AB बराबर क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? ये वाला त्रिभुज APQ बटा त्रिभुज ABC बराबर संगत भुजा का स्क्वायर का लगाना है। तो संगत भुजा इसका क्या हो गया? 1/3 हो गया, इसलिए 1 कम 1 और 3 तिया 9।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है तो इनके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ x का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए ये समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समांतर होता है, तो जो ऊपर का AB और CD है ना ये समांतर है। क्लियर है, समांतर भुजा है आपका, ठीक है। और ये समांतर भुजा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच बने त्रिभुज और समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसके बीच जो आपका त्रिभुज बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AOB एक त्रिभुज बना है और क्या बना है आपका COD त्रिभुज बना है। तो इस समरूप होगा और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है। क्लियर है, तो इसका जो संगत भुजा है इसका 2 है, इसमें देखेंगे संगत भुजा इसका 2, तो 2/5 हो गया, इसका x - 2/2x धन 5। तो इसको आप समीकरण हल करेंगे इस प्रकार, तिर्यक गुणा होगा, ये 2x + 5 इधर आएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4x, 2 पंचे 10, 5x, 5 दूनी 10। तो 4x को पक्षांतर करेंगे, 5 में 4 गए 1x और 10 क्या हो जाएगा 20। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है 20 है। तो समीकरण को अच्छे से आपको हल करने आना चाहिए, पक्षांतर करने आना चाहिए, तो आपसे बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि दो सिक्के निष्पक्ष रूप से एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या संभावना है कि उनमें से कम एक चित्त हो, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या होगी। चित्त मतलब क्या होता है, हेड, और टेल को बोलते हैं पुच, ठीक है। दो सिक्का उछाले तो हमेशा याद रखेंगे हेड और टेल आता है, 2 दूनी 4 लेते हैं, दो सिक्का है तो 2 दूनी क्या होगा 4 होगा। क्लियर है, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें तो 4 बार इसका परिणाम आएगा, 2 सिक्का इसलिए क्योंकि एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 परिणाम, 2 सिक्का है इसलिए फिर उसका हेड और टेल मतलब 4 परिणाम। तो यहाँ पर देखिए चूंकि 2 हेड बोला है, चित्त बोला है, तो यहाँ पर एक बार हेड आएगा, एक बार हेड टेल आएगा, एक बार टेल हेड आएगा, एक बार टेल टेल आएगा, ऐसे 4 बार आएगा। चूंकि वो बोला है 2 बार चित्त आना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें देखिए TT है तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर कम से कम एक चित्त बोला है, मतलब एक तो हेड होना ही चाहिए, तो TT में तो हेड है ही नहीं तो उसको मत लेंगे, बाकी तीनों को ले लेंगे, तो 3 हो गया। चूँकि कुल परिणाम कितना है 4, तो कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है और कम से कम एक हेड बोला है तो एक ठो में तो नहीं है, बाकी 3 ठो में है, तो 3/4 इसका सही उत्तर है। इसका अंतिम प्रश्न है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोली बनाई जा सकती है। कक्षा 10वीं में है ये। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका गोला है, 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, तो इसको छोटे छोटे बहुत सारे गोली इसका बनाया जा सकता है। तो 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। गोले का आयतन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r⁻3। r मतलब त्रिज्या, पाई का मान होता है 22/7। तो पहला तो ये हो गया। अब गोली बोला है, क्या बोला है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, फिर क्या हो गया r = 1। दोनों को आपको सिंपल सा भाग दे देना है। एक बार r = 8 लेना है, एक बार r = 1 लेना है। ऐसे 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा गोली होगा, ये 8 सेंटीमीटर है तो बड़ा गोला बनेगा। तो एक तो बड़ा गोला है, ये बड़ा वाला गोला है, तो इसी का छोटा छोटा हमको गोला बनाना है 1 सेंटीमीटर का। ऐसे करके तो कितना गोली बनेगा, क्लियर है। बड़ा वाला गोला है, जैसे मिट्टी का बनाएंगे तो बड़ा वाला गोला से, या जैसे रोटी है, रोटी जैसे आटा को गूंथते हैं तो बड़ा वाला बन जाएगा। अब बड़ा वाला से कितना छोटा छोटा ऐसा बना सकते हैं, छोटा छोटा गोली, उसी को पूछ रहे हैं कितना तो गोली बना सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा फार्मूला लगाना है। ये 4/3 पाई r⁻3, तो पहला में r = 8, दूसरा में r = 1 और दोनों का भाग दे देना है। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, 8⁻3 मतलब 8 × 8 × 8 और 1 × 1 × 1, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा नीचे में, इसलिए तो 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार गणित में क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, नियम याद होना चाहिए सभी का, और जो समीकरण है उसका पक्षांतर सही से करने आना चाहिए, तब आपसे सवाल सॉल्व होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।